नमस्कार। आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ के शैक्षिक वीडियो की इस श्रृंखला में बीएड के समस्त छात्र अध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर बी सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। प्रिय विद्यार्थियों, आपने समाज शब्द के बारे में सुना होगा। जैसे समाज, समाज क्या है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, एक समाज, पशु समाज, मानव समाज। समाज शब्द एक है, लेकिन उसमें सब जुड़ के, विशेषण जुड़ के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो समाज क्या है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये एक समाज क्या है, मानव समाज, पशु समाज क्या है। तो आज हम सभी लोग समाज शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में कि समाज क्या है। शैक्षिक वीडियो की इस श्रृंखला में आज हमारे चर्चा का प्रकरण है, टॉपिक है सोसाइटी, उसका मीनिंग, फीचर और रिलेशन विथ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से उसका संबंध। यह टॉपिक क्लास बीएड सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट 3 किसका जो पेपर है, दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, इसके यूनिट 3 से लिया गया है। आज हम सभी इसी समाज के बारे में चर्चा करेंगे। आज की श्रृंखला में हम जानेंगे समाज क्या है, यानी समाज का अर्थ और उसकी परिभाषा। समाज और एक समाज, इन दोनों के प्रत्येक के बारे में जानेंगे। क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग हैं। इसके बाद समाज की मूलभूत प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, और समाज और शिक्षा में कैसा या किस प्रकार का संबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से व्यक्तियों के किसी भी समूह को समाज नाम की संज्ञा दी जाती है। यहाँ तक कि मानव शास्त्र में मनुष्यों के किसी भी समूह को समाज नाम की संज्ञा दी जाती है। जैसे आदिम समाज, और तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं। जैसे भूगोल के क्षेत्र में समान सभ्यता वाले लोगों के समुदाय को या समूह को समाज नाम की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारतीय समाज, यूरोपीय समाज। यहाँ तक कि धर्मशास्त्र में धर्म विशेष के मानने वाले समुदाय को या धर्म विशेष के मानने वाले मानव के समूह को समाज की संज्ञा दी जाती है। जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सिख समाज आदि। उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में राज्य या समाज विशेष के लोगों के समूह को, समुदाय को समाज नाम की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारतीय समाज, ब्रिटिश समाज, यूरोपीय समाज आदि। लेकिन अगर हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये समाज है? नहीं, क्योंकि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में मानव के किसी भी समूह को समाज के नाम की संज्ञा नहीं दी जाती है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में व्यक्तियों के समूह के मध्य जो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है, उस व्यवस्था को हम समाज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में समाज शब्द का अलग ही अर्थ है। इसको और हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से परे मनुष्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हमने अभी तक अध्ययन किया कि समाजशास्त्र में उसी मनुष्य का अध्ययन करते हैं जो समाज में रहता है। तो मनुष्यों के किसी भी समूह को समाज नहीं कह सकते हैं, उसके अनेकों रूप हो सकते हैं, वो समुदाय हो सकता है, लेकिन समाज नहीं। समाजशास्त्रीय अर्थ में मनुष्यों के समूह के बीच में जो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है, उसको हम समाज के नाम से जानते हैं। और आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये जो आज जितने समाज हैं,
ये सब एक समाज के अंतर्गत आते हैं। एक समाज अलग है प्रत्यय है और समाज प्रत्यय अलग है। पशु समाज की अपनी कोई कल्चर नहीं होती, इसलिए पशुओं का समाज अलग। तो पशु समाज की यहाँ पे हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम मानव समाज के अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे एक समाज का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आर्य समाज ब्रह्म समाज इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, समाज का अध्ययन कर रहे हैं। समाज मतलब मानव संबंधों के बीच में अंतःक्रिया के द्वारा, यानी मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर करता है। समाज के व्यक्ति उस व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनके बीच एक पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है, इसको अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता है, पारस्परिक अंतःक्रिया है, इसके परिणामस्वरूप संबंधों का जाल बनता है। जाल यानी व्यवस्था, उस व्यवस्था को हम समाज के नाम से जानते हैं। अब हम समाज के अर्थ को और विस्तार से जानते हैं। समाज का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोसाइटी, द पीपल इन ए कंट्री या एरिया थॉट ऑफ एज ए ग्रुप हु हैव शेयर्ड कस्टम एंड लॉज, यानी कि समाज किसी देश या क्षेत्र के लोग जिन्हें एक समूह माना जाए और जिनकी प्रथाएं और कानून साझे में हो, मनुष्यों के ऐसे समूह को हम समाज के नाम से जानते हैं, जिनके कस्टम्स और लॉज जो है साझे में हों। हम कह सकते हैं कि समाज क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन। समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप पीपल लोगों का, मैंने कहा था लोगों का मतलब मानव के ग्रुप का अध्ययन यहाँ पे कर रहा हूँ। हु शेयर ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट या पर्पज, इंटरेस्ट या पर्पज पर्टिकुलर क्या वो शेयर करते हो, जैसे कि क्लब के लोग होते हैं। एक विशेष रुचि या प्रयोजन की दृष्टि से समान लोगों की संस्था, सोसाइटी या क्लब, इसको समाज के नाम से जानते हैं। ये समाज का सामान्य अर्थ के अलावा अगर हम समाज देखें कि समाज क्या है, तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, चूंकि यहाँ पे हम समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करेंगे, तो क्या है? मीनिंग ऑफ सोशलॉजी इन ए सोशलॉजिकल टर्म्स। इन सोशलॉजिकल टर्म्स सोसाइटी रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल who live in a definable community and share the same culture। सेम कल्चर और डिफिनेबल कम्युनिटी हो, इसको हम बोलेंगे समाज। ये अर्थ कुछ समाज शाब्दिक अर्थ से कुछ अलग है। अगर हम और सरल शब्दों में बात करें समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाजशास्त्रीय अर्थ में समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। इन ये सोशलॉजिकल टर्म सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मतलब मानव संबंधों का एक समूह हो और उनके बीच में रिलेशनशिप का वेब हो, यानी कि जाल हो। कैसा जाल? सामाजिक संबंधों का जाल हो, उस जाल में लोग बंधे हो, उससे जो व्यवस्था बनती है, ऐसे व्यवस्था को हम समाज बोलते हैं। अगर कुछ लोगों का एक साथ इकट्ठे भीड़ हो जाए, झुंड हो, तो हम उसको समाज नहीं बोलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। 4 एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, 4 फैक्टर या 4 तत्व होने चाहिए। जैसे एक दूसरे के प्रति चेतनता, मानव लोगों का समूह हो जिसमें एक दूसरे के प्रति चेतनता हो, जागरूक हो, समझते हो एक दूसरे का क्या है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, इस प्रकार की जागरूकता और चेतनता होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर यह है समानता और भिन्नता। भाई समाज में कुछ लोग एक दूसरे समान भी होंगे, कुछ एक दूसरे से भिन्न भी होंगे। तो समानता होगी या भिन्नता होगी या दोनों चीजें होंगी। तो समाज में चेतनता के अलावा मानव का जो समूह है उनके बीच में समानता या भिन्नता या दोनों भी होना आवश्यक है। ज़्यादातर दोनों चीजें होती हैं। अगर तीसरा फैक्टर है सहयोग और संघर्ष। अगर समाज के सभी व्यक्तियों के बीच समानता है तो क्या होगा? सहयोग होगा। अगर भिन्नता है तो एक दूसरे में संघर्ष होगा। तो सहयोग और संघर्ष 2 ये फैक्टर हैं जो कि समाज के बीच में पाए जाते हैं। फिर चौथा है अन्योन्य आश्रितता, मतलब पारस्परिक निर्भरता। मैंने बताया ना, मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं।
शारीरिक यानी जैविक, मानसिक, आर्थिक तमाम सारी आवश्यकताएं होती हैं जिसके लिए वो समाज पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति अकेला रह करके उन आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति नहीं कर सकता है। जब तक वो समाज में रहेगा तभी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ये हो गई अन्योन्य आश्रितता। इस प्रकार से समाज में ये 4 बातें अनिवार्य हैं। अगर ये चारों बातें पाई जाती हैं, चेतनता, समानता या भिन्नता, सहयोग और संघर्ष और अन्योन्याश्रितता, तभी हम समाज नाम से उसको जानेंगे। समानता होगी, सहयोग होगा, भिन्नता होगी, संघर्ष होगा। ये दोनों सारे फैक्टर समाज के अंतर्गत आते हैं। समाज शब्द को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को लेते हैं। जैसे लेपियर महोदय की परिभाषा। लेपियर महोदय के अनुसार समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। मैंने कहा ना, समाज व्यक्तियों को कोई भीड़ नहीं है, झुंड, समुदाय, स्टेट नहीं। वो व्यक्तियों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया को जो जटिल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम समाज के नाम से जानते हैं। द टर्म्स ऑफ सोसाइटी रिफर्स नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट राइज अमंग द बिटवीन देम। लेपियर। तो अंतःक्रियाओं की जो जटिल व्यवस्था है उसको हम समाज के नाम से जानते हैं। अगली परिभाषा लेते हैं। जैसे मैकायर और पेज। मैकायर और पेज की बहुत क्लियर कट परिभाषा है, सिंपल और बहुत ही सरल। इन्होंने कहा यानी कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। पहली लाइन में उन्होंने बताया सोसाइटी इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, कि ये संबंधों का जाल है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, कोई किसी का माता पिता है, उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके कार्यालय साथी, तमाम प्रकार के उसको रिलेशन है, उसमें बंधा हुआ है और उन्हीं के माध्यम से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जाल से जो व्यवस्था बनती है उसको हम समाज बोलते हैं। और जाल क्या? ये सदैव बदलता रहता है। इन्होंने कहा है सदैव बदलता रहता है, मतलब ये सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है ये बदलती रहती है। आप वैदिक काल से आधुनिक काल तक ले लो, आदिम मानव से आधुनिक मानव तक ले लो, जो भी व्यवस्थाएं हैं धीरे धीरे बदल रही हैं। तो ये सामाजिक संबंधों की व्यवस्था स्थिर नहीं होती है, स्थिर नहीं है ना स्थिर है, ये बदलती रहती है। अभी आने वाले एग्जाम्पल में और हम समझेंगे। कोई व्यक्ति है, पहले किसी का पुत्र होता है, फिर स्वयं अपनी संतानों का पिता होता है, किसी का पति होता है, फिर बाबा दादी बन। तो संबंधों की व्यवस्था क्या है? बदलती जा रही है। तो ये सामाजिक संबंधों की व्यवस्था बदलती रहती है और सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ तो स्पष्ट हुआ कि समूह के मध्य यानी मानव समूह के मध्य जो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम समाज के नाम से जानते हैं और ये व्यवस्था बदलती रहती है। और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि समाजशास्त्री अर्थ में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते। कोई समूह व्यक्तियों का इकट्ठा हो जाए हम उसे समाज नहीं कहते। 4 कंपोनेंट मैंने पहले बताया, सारे कंपोनेंट होने चाहिए। अपितु समूह के व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की व्यवस्था अथवा जाल को ही हम समाज कहते हैं। और हम देखते हैं जैसे कैसे जाल बनता है। जैसे कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इसके ये माता पिता हैं, फिर आज ये व्यक्ति खुद अपने माता पिता हैं, आने वाले समय में उसकी शादी होती है, जीवन के साथी पत्नी से उसका रिलेशन बदला, फिर वो स्वयं उसके अपने बच्चे होते हैं, वो स्वयं एक पापा बन गया, फिर वो कार्यालय जाता है, कार्यालय के लोगों से संबंध स्थापित करता है, उसके और वहाँ रिलेशन बने, फिर उसके धार्मिक तमाम प्रकार के
विचार होते हैं, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, ठीक है, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कहीं जाता है, तो वहाँ पे इसको लोगों संबंध बने, तो संबंध बदल रहे हैं। तो ऐसे सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को हम समाज के नाम से जानते हैं। यही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, ये सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जो कि बदलता रहता है। और हम देख सकते हैं कि सोसाइटी के लिए सोशल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, कि रिलेशनशिप बिना कोई भी व्यक्तियों का समूह समाज नहीं होगा। रोल एंड स्टेटस, प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक रोल एंड स्टेटस होता है, वो उसी के अनुसार भी भूमिका अदा करता है। नार्म्स एंड वैल्यूज, और कोई एक ही समाज नहीं होता, बहुत समाज, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो उसके नार्म्स और वैल्यूज एक दूसरे समाज से अलग अलग होते हैं। तो ये है कि कंसेप्ट विच आर एसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये 3 की हैं: सोशल रिलेशनशिप, रोल एंड स्टेटस, नार्म्स एंड वैल्यूज। अगर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं तो हम समाज के नाम से उसे जानेंगे। और समाज कैसे होते हैं, ये देखिए, जितने भी बबल्स हैं इसमें, पद में, पेरीफेरी में देखिए, ये सब समाज हैं। समाज को हम राजनीतिक आधार पे, भौगोलिक आधार पे, आर्थिक आधार पे बांट सकते हैं। पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, कोर, कई स्टेटस हो सकते हैं, कई उसके लेवल्स हो सकते हैं। These are bluffs are society, ये तमाम प्रकार के ब्लफ जो है ये सोसाइटी हैं। और जैसे ये एक ब्लफ मान लेते हैं, ये एक सोसाइटी है, मान लेते हैं धर्म के आधार पे हैं, या भौगोलिक आधार पे हैं, या जातीय आधार पे हैं, ये एक सोसाइटी है। आर्थिक स्तर पे हैं, तो ये सोसाइटी। और प्रत्येक जगह में अनेक प्रकार की सोसाइटियाँ होती हैं। जैसे ये मान लिया, एक ये सोसाइटी किसी आधार पे डिवाइड है, दूसरी ये सोसाइटी। हमारा कंसेप्ट क्षेत्र विशेष के अनुसार, भौगोलिक स्तर के अनुसार, ऐतिहासिक स्तर के अनुसार कंसेप्ट बदलता रहता है, और हमारे समाज का स्वरूप भी बदलता रहता है। रिलेशन बदलते रहते हैं, समाज का स्वरूप बदलता रहता है। इस प्रकार से समाज गतिशील है। अब हम बात करते हैं समाज की प्रकृति, कि समाज की प्रकृति क्या है। जैसे समाज की मूलभूत 2 प्रवृत्तियां हैं, अमूर्तता, दूसरा है गतिशीलता। अमूर्तता मतलब जिसका कोई मूर्त नहीं, जिसको हम देख नहीं सकते। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। तो क्या हम सामाजिक संबंधों को देख सकते हैं? सामाजिक संबंधों के जाल को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो समाज की एक मूलभूत प्रवृत्ति है अमूर्तता, मूर्त रूप नहीं है, अमूर्त रूप है। दूसरी गतिशीलता, कि सामाजिक संबंध बदल रहे हैं, सामाजिक संबंध बदल रहे हैं, समाज का स्वरूप बदल रहा है, इसलिए समाज में गतिशीलता पाई जाती है। तो समाज की 2 मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, अमूर्तता और गतिशीलता। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब एक समाज के श्रेणी में आते हैं। ये छोटे होते हैं लेकिन समाज का क्षेत्र बड़ा होता है। और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आर्य समाज एक समाज क्या है, ये कोई सामान्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य के तहत बंधे हुए हैं। ब्रह्म समाज वालों का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य से अगर आपकी सिमिलरिटी है तो उसमें जाओगे, सिमिलरिटी नहीं तो नहीं जाओगे। मतलब समानता, लेकिन समाज के कंपोनेंट में समानता और भिन्नता दोनों चीजें होती हैं, सहयोग और संघर्ष दोनों चीजें होता है। लेकिन आर्य समाज, ब्रह्म समाज में सिर्फ सहयोग होता है, संघर्ष नहीं है, क्योंकि उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका एक नार्म्स है, एक उद्देश्य है, एक मानक है। समानता है, विभिन्नता नहीं है, सहयोग है, संघर्ष नहीं है। लेकिन समाज में सारी चीजें पाई जाती हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो सामाजिक संबंधों के जाल को देख नहीं सकते। तो समाज की मूलभूत प्रवृत्ति है नंबर 1 अमूर्तता। गतिशीलता यानी सामाजिक संबंध बदल रहे हैं तो समाज का स्वरूप भी बदलता है, इसलिए जो है इसकी अमूर्तता भी एक विशेषता है। तो गतिशीलता और अमूर्तता समाज की 2 मूलभूत विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं कि समाज और शिक्षा में क्या संबंध है।
इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, समाज का शिक्षा पर प्रभाव, दूसरा शिक्षा का समाज पर प्रभाव। यानी कि समाज का शिक्षा, अगर ये शिक्षा व्यवस्था है तो ये हमारी समाज है, तो समाज का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे में हम बात कर सकते हैं, बी में शिक्षा का समाज पर प्रभाव, यानी कि यहाँ से कर रहे हैं समाज का शिक्षा पर प्रभाव। पहला बिंदु है समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा। तो समाज की भौगोलिक स्थिति शिक्षा पे प्रभाव डालती है। जिस समाज की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहाँ पे मानव जीवन कष्टकर है, दुरूह है, तो उन लोगों के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए ना तो पर्याप्त समय होता है और ना तो धन होता है, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था वैसी होगी। जिस समाज की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, मानव समाज के अनुकूल है, शांत पूर्वक मानव समाज और समृद्धशाली मानव समाज है, तो वहाँ के लोगों के पास शिक्षा के लिए पर्याप्त समय भी होगा और धन भी होगा, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं जिस समाज की भौगोलिक स्थिति में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो वहाँ पे उद्योग धंधे प्रधान शिक्षा होती है। ऐसे समाज की भौगोलिक स्थिति जहाँ कृषि योग्य जलवायु है, वहाँ की शिक्षा कैसी होगी, कृषि प्रधान होगी। इसलिए समाज की भौगोलिक स्थिति शिक्षा पे प्रभाव डालती है। अब हम दूसरे बिंदु पे बात करते हैं, समाज की संरचना और शिक्षा। जैसी समाज की संरचना होती है वैसी शिक्षा व्यवस्था होती है। समाज की संरचना भिन्न भिन्न होती है। कोई समाज में जातियां होती हैं, जात भेद ज़्यादा होता है, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था वैसी होती है। कुछ में जातियाँ होती है लेकिन जाति भेद नहीं होता है, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था दूसरे प्रकार से होती है। जैसे भारत ले लेते हैं, प्राचीन समाज में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा थी, तो वह शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन आज वर्ण व्यवस्था को हम नहीं मानते, नकार दिए हैं। तो शिक्षा, सभी को शिक्षा का नारा बुलंद किया गया है। इस प्रकार से समाज की संरचना और शिक्षा दोनों में आपस में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तीसरा बिंदु लेते हैं समाज की संस्कृति और शिक्षा। प्रत्येक समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है। वो संस्कृति यानी कल्चर, वो भी शिक्षा पे प्रभाव डालती है। कल्चर मतलब रहन सहन की विधियाँ, खान पान, रीत रिवाज आदि अनेक प्रकार के, ये जो कल्चर होती है शिक्षा पे प्रभाव डालती है। तो रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज, धर्म, विश्वास, उनका दर्शन, ये सब शिक्षा पे प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार से समाज की संस्कृति और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। समाज की धार्मिक स्थिति और शिक्षा। तो समाज की धार्मिक स्थिति और शिक्षा, धर्म भी शिक्षा पे प्रभाव डालता है। यूँ तो धर्म एक संस्कृत का पार्ट है, संस्कृत भी तीसरा पॉइंट जो तो उसी से संबंधित है। लेकिन कुछ लोग, कुछ देश धर्म प्रधान होते हैं। कुछ लोगों का विचार होता है शिक्षा धर्म के अनुसार दी जाए, कुछ लोगों का विचार होता है शिक्षा को धर्म से ना जोड़ा जाए। तो भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं, भिन्न भिन्न दर्शन है। तो जो देश में धर्म प्रधान शिक्षा पे बल देते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ में बहुत सारे धर्म है, जैसे भारत, ये उदारवादी है, लेकिन इसलिए यहाँ पे धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती है। कुछ ऐसे देश हैं जो धर्म पे कतई जोर नहीं देते हैं, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, धर्म का कोई योगदान नहीं होगा, जैसे कि रूस। इस प्रकार से समाज की धार्मिक स्थिति और शिक्षा में संबंध है। अगला बिंदु है समाज की राजनीतिक स्थिति और शिक्षा। समाज की राजनीतिक स्थिति भी शिक्षा पे प्रभाव डालती है। जिस देश में जैसी राज्य व्यवस्था है, जैसा नागरिक जीवन है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था वैसी होती है। अगर एक तंत्र वाली नागरिक व्यवस्था है, राजतंत्र वाली व्यवस्था है, तो शिक्षा व्यवस्था वैसी राजतंत्र एक तंत्र को पोषित करने वाली होगी। वहाँ अंधे राष्ट्रभक्त तैयार किए जाएंगे,
लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ उदारवादी शिक्षा होगी। और दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिन देशों की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य संकुचित होंगे, और जिन देशों की राजनीतिक व्यवस्था स्थिर है वहाँ के शिक्षा के उद्देश्य व्यापक होंगे। इस प्रकार से समाज की राजनीतिक स्थिति और शिक्षा आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। छठा बिंदु है समाज की आर्थिक स्थिति और शिक्षा। समाज की आर्थिक स्थिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देश विकसित हैं वो जन शिक्षा की बात करते हैं, रिसर्च को बढ़ावा देते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा की बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका। और जो देश विकासशील हैं तो वो जन शिक्षा की बात करते हैं और उसके साथ में व्यवसायिक शिक्षा की बात करते हैं, जैसे कि भारत। यहाँ सर्वसुलभ शिक्षा सबको मिल रही है, जन शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ में कौशलप्रद शिक्षा की भी बात हो रही है। और कुछ अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ जन शिक्षा की बात सोच ही नहीं पाते हैं, न तो व्यवसायिक शिक्षा की बात सोच पाते हैं, न तो रिसर्च और वैज्ञानिक शिक्षा की बात सोच पाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश। अगला है सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन भी शिक्षा पे प्रभाव डालती है। छोटा सा एग्जाम्पल भारत का ही लेते हैं, जैसे कि वैदिक काल में हमारे उद्देश्य, हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, इसलिए हम अध्यात्म पक्ष पे जोर देते थे। आधुनिक काल में हमारी आवश्यकताएं ब्रॉड हो गई हैं, बहुत हो गई हैं, इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा का पक्ष कमजोर पड़ गया है। तो सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा ये दोनों आपस में संबंधित हैं। अभी तक मैंने चर्चा की समाज का शिक्षा पर प्रभाव, कि समाज शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षा का समाज पर प्रभाव, अर्थात शिक्षा किस प्रकार से समाज को प्रभावित करती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा का समाज पर प्रभाव, शिक्षा का समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे पहला पॉइंट है शिक्षा और समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण। समाज की जो भौगोलिक स्थिति होती है, जैसे जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, बाढ़ ज़्यादा आती है, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो शिक्षा के द्वारा उन प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो शिक्षा ऐसी होगी जो प्राकृतिक आपदाओं पे जिनसे नियंत्रण पा सके। वहाँ पे बाढ़ आना बंद हो जाए, वहाँ पे भूकंप आना बंद हो जाए, वहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराने लगते हैं अगर वर्षा नहीं होती। इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा हम समाज की भौगोलिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार से शिक्षा और समाज की भौगोलिक स्थिति में संबंध है। शिक्षा और समाज का स्वरूप, शिक्षा समाज के स्वरूप को परिवर्तित करती है। जैसे भारत देश में ले लेते हैं कि पहले अनेक प्रकार की प्रथाएं थीं, विधवा प्रथा पे रोक, विवाह पे रोक, बाल विवाह की प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा। शिक्षा के द्वारा हमने इस बुराइयों को जाना और जिससे समाज का रूप बदल गया। आज सभी को शिक्षा उपलब्ध है, लेकिन वैदिक काल में सभी को शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार से शिक्षा समाज के स्वरूप को बदलती है। नारी शिक्षा देख लीजिए, नारियां इतनी क्यों शक्तिशाली शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा के द्वारा जागरूकता उत्पन्न हुई और समाज का स्वरूप बदला। अगला पॉइंट है शिक्षा और समाज की संस्कृति। शिक्षा समाज की संस्कृति को भी प्रभावित करती है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है और ये संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। तो हम शिक्षा के द्वारा अपनी संस्कृति का विकास करते हैं और उसका वैज्ञानिक तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, उसका हस्तांतरण करते हैं और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। इस प्रकार से शिक्षा और समाज की संस्कृति में संबंध है। अगला है शिक्षा और समाज की धार्मिक स्थिति। जब शिक्षा नहीं थी तो हम लोग जागरूक नहीं थे। धर्म यानी कि
हम लोग आडंबर में फंसे हुए थे, धर्म का मूल रूप नहीं जानते थे, लेकिन शिक्षा के द्वारा आज हम मूल रूप जाने। जैसे वेदांती, एक सच्चा वेदांती किसी में कोई भेद नहीं करता है। जो आडंबर हैं धार्मिक, वो सब खत्म हुए किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। इस प्रकार से शिक्षा समाज की धार्मिक स्थिति को बदलता है या अधार्मिक स्थिति को मजबूत करता है, वैज्ञानिक बनाता है। अगला बिंदु है समाज, शिक्षा और समाज की राजनीतिक स्थिति। इस प्रकार से हम देखते हैं शिक्षा के द्वारा राजनीतिक जागरूकता आती है। राजतंत्र, लोकतंत्र, एकतंत्र, तमाम प्रकार के शासन व्यवस्थाएं हैं। आज लोकतंत्र में लोगों का विश्वास है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा जागरूकता आई है। लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, अपने कर्तव्यों को समझ रहे हैं। इसलिए समाज में जो लोकतंत्र की भावना बलवती है वो शिक्षा के द्वारा है। अगला बिंदु है समाज की धार्मिक आर्थिक स्थिति। पहले शिक्षा का उद्देश्य लोगों में मानवीयता के गुणों का विकास करना था। हमारी हो सकता है कम थी, लेकिन आज शिक्षा के द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही, रोजगार परक हो रही। इस प्रकार से शिक्षा ने समाज की आर्थिक स्थिति को बदल दिया है। आज समाज में जो आर्थिक उन्नति हो रही है, ये सब किसके कारण? सब शिक्षा के कारण। शिक्षा ने समाज की आर्थिक स्थिति को बदल के रख दिया है। अगला है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। आज समाज में जो परिवर्तन है, जो समाज गतिशील है, जो वैज्ञानिक बन रहा है, वो सब शिक्षा व्यवस्था की देन है। तो शिक्षा ने सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था शिक्षा को प्रभावित करती है और शिक्षा सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इन दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। जैसे शिक्षा ये और ये समाज, शिक्षा समाज को प्रभावित कर रहा है, समाज शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार से दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। इस प्रकार से आज के शैक्षणिक वीडियो की श्रृंखला में हमने जाना कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज के नाम से जानते हैं। समाज और एक समाज दोनों का प्रत्यय अलग अलग है। समाज का कंसेप्ट अलग है, एक समाज का कंसेप्ट अलग है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज ये एक समाज है, लेकिन समाज नहीं है, क्योंकि समाज में की मूलभूत प्रवृत्तियां अलग होती हैं, एक समाज की मूलभूत प्रवृत्तियां अलग होती हैं। अमूर्तता और गतिशीलता समाज की दो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं। हम एक समाज की मूलभूत प्रवृत्तियों को देख सकते हैं, लेकिन समाज की मूलभूत प्रवृत्तियों को हम नहीं देख सकते हैं। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ेगी और इनमें गतिशीलता होती है, लेकिन एक समाज में गतिशीलता नहीं होती, ना तो अमूर्तता होती है। समाज और शिक्षा दोनों अन्योन्य आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। शिक्षा समाज को प्रभावित करता है और समाज शिक्षा को प्रभावित करता है। आज के शैक्षिक वीडियो की श्रृंखला में बस इतना ही। जल्द ही हम एक नए टॉपिक के साथ शैक्षणिक वीडियो की श्रृंखला में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।